Hello viewers, my name is Mohammad Shahroz and I am your physics teacher. I hope you all are fine. हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा कि वेव्स क्या होती है, फिर इसमें यह बात बताई गई कि वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होती है और वेव्स की कितनी टाइप्स हैं, और इसके बाद फिर हमने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स, जो कि इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल डिस्कस की गई। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत आता है और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आते हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप उन दो मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखें, फिर इस टॉपिक पे आएगा, ताकि आपकी बेस क्लियर होती है। जो डायरेक्ट इस पर आएंगे उनकी बेस क्लियर नहीं होगी फिर। ठीक है, अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। Now, it states that when two or more than two waves meet at a point, the resultant wave has a displacement which is equal to the algebraic sum of the displacement of each wave. मतलब यह है कि जब दो वेव्स एक ही पॉइंट पर मीट करें, एक ही पॉइंट पर मिलें, तो उन दोनों वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो रिजल्टेंट वेव का सम बन जाएगा। क्लियर? अब देखें, लेट्स सपोज कि ये आपके पास है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। अब इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों के हाथ में एक रोप है। इस रस्सी को इन्होंने क्या दिया, झटका दिया, जिसके रिजल्ट में एक पल्स जनरेट हुई ए और इससे जो पल्स जनरेट हुई वो बी। अब ये दोनों पल्स क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। ट्रेवल करने के बाद ये दोनों पल्स ऐसे मिल जाएंगी और मिलने के बाद क्या होगा, ये ऐड हो जाएंगी। ऐड होते ही रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो गया। क्लियर? आप ये घर में बैठ के एग्जांपल जो अपने कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप कोई भी रस्सी लें, ऐसे झटका दें उसको, वो दोनों वेव क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएंगी। ओवरलैप करने के बाद एम्पलीट्यूड वेव का इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि वेव या पल्स ए और पल्स बी दोनों ऐड हो गए। यही तो वो कह रहा है। देखें, द रिजल्टेंट वेव हैज अ डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम a plus b, क्लियर, ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव। सिंपल। अच्छा, मैं यहां पे सिर्फ दो वेव्स की बात नहीं कर रहा, आप ये भी देख सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा वेव जब ओवरलैप करती हैं तब भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेंगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे इसके इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तीन बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। सबसे पहला केस क्या है, इंटरफेरेंस, दूसरा है बीट्स, तीसरा है स्टैंडिंग वेव्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम इंटरफेरेंस और बीट्स पढ़ेंगे। स्टैंडिंग वेव्स नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो उसको आप ध्यान से लिखिए क्योंकि थोड़ा ये डिटेल टॉपिक है। क्लियर? चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस किसे कहते हैं, when two identical waves superimpose या overlap on each other। जब दो आइडेंटिकल वेव्स एक दूसरे पे क्या करें, ओवरलैप हो या ओवरलैप करें on each other at a same point, एक ही पॉइंट पर, by traveling through the same medium, मीडियम क्या हो, सेम हो, डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, and in same direction, such phenomena is called interference of waves। मतलब यह है कि जब दो वेव्स सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होंगी, उसके बाद वो क्या करें, ओवरलैप कर जाती हैं, तो ऐसी जो है कंडीशन को आप कहते हैं इंटरफेरेंस कहते हैं। क्लियर? अब देखें यहां पे जो है वेव्स की चार, इंटरफेरेंस की चार कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, कोहेरेंट हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, मीडियम सेम हो, मतलब एक वेव रोप में है तो दूसरी वेव भी उसी रोप में हो या उसी रस्सी में हो। ठीक है, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, अगर एक आगे जा रही है तो दूसरी भी आगे जाए। ठीक है, आइडेंटिकल, दोनों वेव्स क्या हो, आइडेंटिकल हो। ठीक है, कोहेरेंट थोड़ा समझा दूं, आइडेंटिकल मतलब एक जैसी हो, कोहेरेंट में थोड़ा समझा दूं। कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है और वेव फॉर्म भी सेम है। ऐसी वेव्स को आप कहते हैं कोहेरेंट। और ये भी कह सकते हैं कि वो दोनों वेव जो है वो इन फेज होंगी। ठीक है, नाउ
अब एग्जांपल समझा दूं, लेट्स सपोज कि मेरे पास दो वेव्स आ गई, या मेरे दो वेव बनाए, वेव 1 और या में वेव 2। अब आप देख सकते हैं इन दोनों की वेव फॉर्म सेम है, ठीक है। अच्छा, दोनों का जो वेव जो क्या कहते हैं, वेवलेंथ कह लें, फ्रीक्वेंसी कह लें, वो भी क्या है, सेम है। जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे पे कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर जाएं, लाइक दिस, ये दोनों वेव्स एक दूसरे पे क्या कर गई, ओवरलैप कर गई, मैं कहूंगा ये दोनों वेव्स इंटरफेयर हो गई। क्लियर, ठीक है। नाउ अब इसकी ये जो है दो किस्म की इंटरफेरेंस होती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरी होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक लाइट बल्ब है, एक लाइट है, ब्लू कलर की लाइट है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी रोशनी आप तक पहुंचेगी। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा भी लाइट बल्ब लेकर आता हूं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे उन दोनों की रोशनी एक साथ आप तक पहुंचेगी। लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे दूसरे के आने के बाद वो जो ब्लू लाइट थी वो और मजीद ब्राइटर हो गई, ठीक है। ऐसा कौन सा प्रोसेस हुआ कि आपके पास दो ब्लू लाइट मजीद ब्राइटर हो गई? क्यों? क्योंकि वहां पे आप कहेंगे इंटरफेरेंस हुई दो लाइट वेव की, या फिर मैं कहूंगा कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, क्योंकि वो ब्लू लाइट मजीद ब्राइटर हो गई दूसरी लाइट के आने के बाद। एक और समझिएगा, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक स्पीकर है, वहां से आपको साउंड सुनाई देता है, एक सॉन्ग मैंने प्ले कर दिया, चल रहा है। इसी तरीके से मैं दूसरा भी स्पीकर प्ले करता हूं। अब मैं दोनों में एक ही सॉन्ग प्ले कर दूं, एक साथ मैं एक ही सॉन्ग प्ले करता हूं, आप ऑब्जर्व करेंगे कि सॉन्ग जो है वो ज्यादा लाउडर सुनाई देगा। ऐसे ही होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे वेव्स में क्या हुई, इंटरफेरेंस हुई। ये लाउडर इंटरफेरेंस जो रिजल्ट निकला है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निकला है। समझ में आ रही बात? चले अब हम डेफिनेशन के मुताबिक पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है। व्हेन क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स, मेरे पास ब्लू लाइट और दूसरी भी ब्लू लाइट थी, तो मैं कहूंगा दोनों मेरे पास क्या है, आइडेंटिकल है। When crest or trough of two identical waves are combined at a same point, एक ही पॉइंट पे दोनों वेव्स क्या हो जाए, कंबाइंड हो जाए, रिजल्ट में क्या वेव बना है, लार्जर वेव बना है। ऐसे इंटरफेरेंस को आप क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। सिंपल। अब देखें, लेट्स सपोज कि आपके पास ये दोनों आइडेंटिकल वेव है। अच्छा, ब्लू वेव मैंने सिर्फ आपको हाईलाइट करने के लिए अलग से बनाई है, ठीक है ना। अच्छा, ये वेव नंबर 1, दूसरी है वेव नंबर 2। अब ये पॉइंट इसका क्या है, ये पॉइंट है इसका क्रेस्ट, और ये वो जो लोअर वाला पार्ट है ये क्या है, ये है ट्रफ। अब देखें, जब दो आइडेंटिकल वेव्स का क्रेस्ट के साथ ओवरलैप कर जाए और ट्रफ के साथ ओवरलैप कर जाए, रिजल्ट में क्या होगा कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैं कहूंगा कि यहां पे किस वजह से हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हुआ। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, सिंपल है। देखें यहां पे कि आपके पास ये दोनों वेव्स यहां पे क्या हो गई, ऐड हो गई। क्या हो गई, दोनों वेव्स ऐड हो गई, जिसकी वजह से लार्जर एम्पलीट्यूड मिला। अब देखें, अगर लाइट वेव में होगा तो ब्राइटर हो जाएगी, और अगर साउंड वेव में होगा तो लाउडर हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब देखिए मैंने यहां पे कुछ केसेस रखे, कुछ केसेस मैं समझा दूं। मिसाल के तौर पे अगेन ब्लू लाइट की एग्जांपल लेते हैं। एक ब्लू लाइट को रखता हूं मैं पीछे और एक ब्लू लाइट को रखता हूं आगे, ठीक है। अब मुझे बताइए कौन सी लाइट पहले पहुंचेगी, जो ब्लू लाइट आगे रखी है वो, या ब्लू लाइट जो पीछे रखी है वो? आप ऑब्जर्व करेंगे कि ब्लू लाइट जो है वो ज्यादा पहले पहुंचेगी एज कंपेयर टू प्रीवियस वन जो पीछे रखी है। क्यों? क्योंकि अगर यहां से देखें तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये पीछे है, ये आगे है। जब ये आगे रखी हुई है तो ये ज्यादा पहले पहुंचेगी। किस वजह से? पाथ डिफरेंस की वजह से। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं साउंड वेव की मिसाल लूं, साउंड वेव की, एक स्पीकर को रखता हूं पीछे और एक स्पीकर को रखता हूं आगे। अगेन साउंड किस स्पीकर का पहले ट्रैवल करेगा, इस वाले का, इस वाले का? आप ऑब्जर्व करेंगे साउंड इस वाले स्पीकर का पहले ट्रैवल करेगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे पाथ डिफरेंस है। समझ में आ रही है? लेकिन यहां भी हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न देखते हैं, यहां भी हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी, ठीक है ना। अब देखें,
अगेन ये मेरे पास एक वेव आ गई, ठीक है, एक ये वेव आ गई। दूसरी मैंने इसके ऊपर एक ब्लू वेव बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? ब्लू वेव, ठीक है। अच्छा देखें, ये भी ऊपर से स्टार्ट हो रही है, ये जो ब्लू वाली वेव है ये भी ऊपर से स्टार्ट हो रही है, लेकिन मुझे पता है आगे वेव कौन सी है, ब्लू वाली, ब्लैक वाली। आप कहेंगे कि सर ब्लू वाली वेव आगे है और ब्लैक वाली वेव पीछे है। अब बताइए जरा कि ब्लू वाली वेव कितनी आगे है। अगेन आप देखते हैं, देखिए पीक से पीक तक का डिस्टेंस देखिए, पीक से पीक तक का डिस्टेंस, या फिर ये क्रेस्ट है इस वेव का और दूसरी वेव का ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस क्या होता है? लैम्डा। बात समझ आई? इसका मतलब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको तब मिलेगी कि जब पाथ डिफरेंस कितना हो? लैम्डा हो। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि दिखे आपको। ये देखें, ये लैम्डा मिला है आपको, पाथ डिफरेंस देखिए इसमें क्या है? लैम्डा। चलें अब इस ब्लू वाली वेव को थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा और आगे लेकर चलें, ऐड करते हैं। अगेन पीक से पीक तक का डिस्टेंस लैम्डा, क्लियर। अच्छा यहां भी देखिए, पीक से पीक तक का डिस्टेंस लैम्डा, लैम्डा प्लस लैम्डा, कितने लैम्डा हो गए? आप कहेंगे कि सर 2 लैम्डा हो गए। अगेन आप देखिए यहां पे कि देखिए क्रेस्ट क्रेस्ट से ओवरलैप कर रहा है, ट्रफ ट्रफ से ओवरलैप कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां भी देखें क्रेस्ट क्रेस्ट से ओवरलैप कर रहा है। मैंने इसे समझाने के लिए इसको थोड़ा अलग किया है, ठीक है। क्रेस्ट क्रेस्ट से ओवरलैप कर रहा है और ट्रफ ट्रफ से ओवरलैप कर रहा है, लेकिन पाथ डिफरेंस क्या हो गया? देखें 2 लैम्डा। चले थोड़ा सा और आगे जाते हैं, देखें पी से पी तक का डिस्टेंस या क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस लैम्डा, ठीक है। यहां भी देखें लैम्डा, क्लियर। यहां भी देखिए क्या मिल गया आपको? लैम्डा। कितने लैम्डा हो गए? 3 लैम्डा हो गए। बात समझ आई? इसका मतलब जब भी आपके पास पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा या 4 लैम्डा अप टू n लैम्डा होगा, आपको जो पैटर्न मिलेगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मिलेगा। क्लियर? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब यही नहीं मिलती कि जब जो है वो जीरो पाथ डिफरेंस हो, ठीक है। पाथ डिफरेंस अगर होगा तब भी आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी, लेकिन पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? मैं लिख देता हूं, फॉर कंस्ट्रक्टिव interference path difference equal to 0 या फिर लैम्डा या फिर 2 लैम्डा या फिर 3 लैम्डा अप टू n लैम्डा। बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? तो क्या हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला रख दें? देखें पाथ डिफरेंस का हम जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, n लैम्डा। कोई कंफ्यूजन? हम कहेंगे कि वेवलेंथ जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल तब भी जब भी होगा जब भी आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ। नाउ इंटरफेरेंस की सेकंड टाइप, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या कर रहा है? व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव मीट विद द ट्रफ, मीट या फिर मैं कहूं सुपर इम्पोज्ड विद द ट्रफ ऑफ सेकंड वेव, ठीक है। एज अ रिजल्ट नो वेव विल प्रोड्यूस, जिसके रिजल्ट में कोई वेव प्रोड्यूस नहीं होगी, ऐसे इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि इंटरफेरेंस से आपको लार्जर एम्पलीट्यूड ही मिले, इंटरफेरेंस में आपको जीरो एम्पलीट्यूड भी मिलता है, ठीक है। अच्छा कंस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा था? क्रेस्ट क्रेस्ट से ओवरलैप कर रहा था। यहां देखिए अगेन डिस्ट्रक्टिव में ये आपके पास क्या आ गई? वेव नंबर 1, ये क्या आ गई? वेव नंबर 2। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक वेव का क्रेस्ट ऊपर है तो दूसरी वेव का जो ट्रफ है वो नीचे है, सिर्फ ये डिफरेंस है, ठीक है। चलें इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। हमने कंबाइन कर दिया, अब होगा क्या? वेव 1 वेव 2 को कैंसिल आउट करेगी, सही है। लेट्स सपोज कि मैं यहां लिख देता हूं इस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट था समझाने के लिए वो 2 था, एम्पलीट्यूड 2 था, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो भी
2 है, सिर्फ समझाने के लिए 2 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा 2 अपोजिट डायरेक्शन में 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो सिमिलरली जनरल फॉर्मूला लिखता हूं y इज इक्वल टू y1 माइनस y2, कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या निकलेगा 0। अब 0 रिजल्ट के निकलने से क्या होगा कि अगर लाइट वेव होगी तो रिजल्ट में डार्क आपको जो है वो पैटर्न मिल जाएगा, अगर साउंड वेव होगी तो रिजल्ट में कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, या फिर जो पार्टिकल होगा अपनी मेन पोजीशन पर ही मौजूद होगा, मूव नहीं करेगा, वाइब्रेट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है वो सिर्फ इस कंडीशन में ही नहीं मिलता, क्योंकि दोनों एक साथ शुरू हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसी वेव को देखें, मैंने यहाँ पे 2 वेव बनाई है, एक ब्लैक वाली वेव आ गई और दूसरी ब्लू वाली वेव आ गई, लेकिन फर्क क्या है, पहले एक साथ स्टार्ट हो रही थी, लेकिन मैंने ब्लू वाली वेव को थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर दिया, समझ में आई बात। अब बताइए कौन सी वेव पहले पहुंचेगी, ब्लैक वाली ब्लू वाली, आप अगेन आंसर देंगे सर ब्लू वाली वेव पहले पहुंचेगी, ऐसा ही होगा क्योंकि देखें ये थोड़ी सी आगे है, ठीक है। चले अब मालूम करते हैं कि इन दोनों वेव पे डिस्टेंस कितना मौजूद है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस कितना था, लैम्डा वेवलेंथ के बराबर था, लेकिन ये तो देखें वेवलेंथ के बीच में मौजूद है, तो ये देखें डिस्टेंस कितना हो गया, कितना हो गया डिस्टेंस, वेवलेंथ का हाफ हो गया, तो यहां देखें लैम्डा बाय 2 हो गया, समझ आई। ब्लैक वेव और ब्लू वेव या वेव नंबर 1 वेव नंबर 2 में कितना डिफरेंस है, कितना पाथ डिफरेंस है, लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस होगा तो आपको रिजल्ट में कौन सी इंटरफेरेंस मिलेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी मिलेगी। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस वेव को थोड़ा सा यहां से और मजीद यहां शिफ्ट करवा देते हैं, क्लियर। अगेन ये देखें क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा, ठीक है। चले अब यहां तक का डिस्टेंस देखिए कितना है, अगेन इसका क्या हो गया, हाफ हो गया। अगर मैं लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 को ऐड कर लूंगा तो रिजल्ट में क्या मिलेगा मुझे, 3 लैम्डा बाय 2। कोई प्रॉब्लम, समझ आ गई। चले अब मैंने इस वेव को यहां से अगेन यहां शिफ्ट करवा दिया और मजीद आगे ले गया, लेकिन अगेन डिस्टेंस देखते हैं कि कितना है, पाथ डिफरेंस देखते हैं कितना है, ठीक है। अच्छा देखें यहां से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस लैम्डा, अगेन क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस क्या हो गया, लैम्डा। तो यहां देखें यहां कितना डिस्टेंस मौजूद है, आप कहेंगे अगेन सर लैम्डा बाय 2, अच्छा लैम्डा प्लस लैम्डा, कितने लैम्डा हो गए, 2 लैम्डा, सिंपल, प्लस ये देखें क्या है लैम्डा बाय 2, तो अगेन ऐड कर लें, ठीक है। अगेन आप इन दोनों को ऐड करेंगे, रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा 5 लैम्डा बाय 2। कोई कंफ्यूजन, चले थोड़ा सा अगर मैं और मजीद अगर यहां शिफ्ट करवा दूं, जगह नहीं है तो समझाने के लिए, अगर मैं यहां शिफ्ट करवा दूंगा तो कितना मिलेगा, पहले मिला लैम्डा बाय 2, फिर मिला 3 लैम्डा बाय 2, फिर बाद में कितना मिला 5 लैम्डा बाय 2, आगे कितना मिल जाएगा 7 लैम्डा बाय 2, और मजीद आगे शिफ्ट करवाता हूं तो फिर कितना मिलेगा 9 लैम्डा बाय 2, और आगे शिफ्ट करवा दूंगा तो कितना मिलेगा 11 लैम्डा बाय 2। अब देखिए यहां पे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है लैम्डा बाय 2 का, समझ में आ रही बात। तो ये देखें क्या कह रहा है कि जब भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 या फिर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ऑड नंबर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा लैम्डा बाय 2 का, आपको हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। एनी कंफ्यूजन, ठीक है। अब देखें इसका मैंने जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, पहले पाथ डिफरेंस देखने कितना है, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 अप टू n लैम्डा बाय 2। जनरल फार्मूला लिख दिया मैंने, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2 लैम्डा, सिंपल। ये हमारे पास क्या हो गई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई, क्लियर। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की तरफ बढ़ते हैं, बीट्स पे। नाउ अब हम बढ़ते हैं बीट्स। अच्छा बीट्स को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। अक्सर क्या होता है कि जब साउंड रिकॉर्डिंग या म्यूजिक की रिकॉर्डिंग होती है तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स को चेक किया जाता है, वहां जो इंस्ट्रूमेंट्स को चेक किया जाता है
वहां उसको चेक करने के लिए बीट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे मैंने एक इंस्ट्रूमेंट्स में 400 हर्ट्ज की ट्यून फिक्स कर दी। अब मैंने अपने गिटार को चेक करना है कि क्या वो 400 ट्यून्स की फ्रीक्वेंसी पे है। मैंने उसको ट्यून किया। जैसे मैं उसे ट्यून करूंगा और जैसे मैं गिटार प्ले करूंगा, तो अगर मेरे गिटार की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उससे मैच हो गई तो मुझे बिल्कुल स्मूथ साउंड, मतलब कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, प्लेन साउंड सुना देगा। लेकिन अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच ना हुई और अगर गिटार की और उस इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हुआ, तो मुझे कुछ इस तरह का साउंड सुनाई देगा। किस तरह का साउंड सुनाई देगा? ठीक है। अच्छा, अब देखिए, समझाता हूं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, और एक दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी जो ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 250, इसकी 256 हर्ट्ज है, इसकी जो है 250 हर्ट्ज है। ठीक है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना हुआ? आप कहेंगे सर 6 हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस होना है। मिसाल के तौर पे दो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को आप कहते हैं बीट्स। अब ये क्या कह रहा है? when two sound waves have same amplitude, दोनों साउंड वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो? सेम हो, बट स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, जैसे कि इन दोनों ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस था, इसे आप क्या कहते हैं? इस डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा, अब वन बीट कब बनती है? ठीक है, वन राइज एंड फॉल, वन राइज एंड वन फॉल and then again one rise। समझा दो, ये क्या कह रहा है? when one rise and then fall, then one rise again, तो मैं कहूंगा ये मेरे पास वन बीट बन गई। बात समझ आ गई? अच्छा, ये कितनी बन गई? वन बीट। वन बीट पर सेकंड, एक सेकंड में अगर एक बीट बने, इसे आप क्या कहते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बीट्स का? बहुत ही सिंपल है। दो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस हो, इस डिफरेंस को आप कहते हैं बीट्स। क्लियर? अब देखें, ये मेरे पास दो साउंड वेव आ गई, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, अब देखिए, जब मैं इन दोनों को ओवरलैप कर लूंगा तो ये कुछ इस तरह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगी। अब यहां देखें, कुछ भी नहीं, नीचे क्या है? क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट है, तो ये ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी नीचे की तरफ जो है एम्पलीट्यूड होगा। इस तरह राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, मैं ऑब्जर्व करूंगा कि साउंड में फ्लक्चुएशन पैदा होगी। किसी भी साउंड में अगर फ्लक्चुएशन पैदा होती है, उस फ्लक्चुएशन को भी आप कहते हैं बीट्स। सिंपल है। अब इसका फॉर्मूला किस तरह बनेगा, जो है किस तरह फाइंड करते हैं? F1 FB मतलब बीट्स, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F1 माइनस M2, मतलब आप लार्जर फ्रीक्वेंसी में से जो है स्मॉलर फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे कि आपने बताया यहाँ पे कि इसमें 6 बीट्स या 6 हर्ट्ज का जो है वो डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस जो है फ्रीक्वेंसीज में, इसे आप कहते हैं बीट्स। क्लियर? आई होप आपको हर बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।